इंस्टीट्यूट में आना छोड़ देता हूँ। दिवाली मनाने की तैयारियां कर रहे थे। उसी सुबह उत्तरकाशी में एक टनल के अंदर करीब 41 मजदूर काम पर लगे थे एक हाईवे प्रोजेक्ट बनाने में। सुबह के करीब 5:30 बजे अचानक से ये सुरंग ढह जाती है। ये सभी मजदूर इस सुरंग के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। बच निकलने का कोई रास्ता नहीं। जो पत्थरों और मिट्टी की दीवार इनके और बाहर के रास्ते के बीच गिरी है वो 60 मीटर लंबी है। देखते ही देखते उत्तराखंड के इस छोटे से शहर में लोगों की भीड़ जमने लगती है। अगले दिन 13 नवंबर को ऑफिशियली रेस्क्यू मिशन की शुरुआत करी जाती है। 200 से ज्यादा लोग काम पर लगते हैं और 17 दिन लग जाते हैं इन लोगों को बाहर निकालने में। यह हादसा हुआ था उत्तराखंड के उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में बड़कोट सिलकियारा टनल। नक्शे में आप देख सकते हैं ये कहां लोकेटेड है। ये एक 2 लेन बाई डायरेक्शनल टनल है जो बनाई जा रही है सरकार के 12,000 करोड़ 4 धाम प्रोजेक्ट के तहत। इस प्रोजेक्ट की डिटेल में हम थोड़ा आगे बात करेंगे, लेकिन मोटे मोटे तौर पर यह हाईवे प्रोजेक्ट है जो 4 नॉर्थ इंडियन धाम्स को कनेक्ट करता है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। इन चारों धाम के बीच में सड़कें बनाई जाएंगी जिनसे इनके बीच का फासला कम होगा। दिसंबर 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन ले किया था और इस पर्टिकुलर टनल को अनाउंस किया गया था फरवरी 2018 में अंडर द ब्रह्मखाल यमुनोत्री नेशनल हाईवे सेक्शन। इस टनल का मकसद गंगोत्री और यमुनोत्री के बीच दूरी लगभग 20 किलोमीटर और 45 मिनट से कम कर देना और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 1,383 करोड़ बताई जाती है। इसे बनाया जा रहा है नवयुग इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा अंडर द गाइडेंस ऑफ नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कंस्ट्रक्शन का काम सिलकियारा की साइड से करीब 2,340 मीटर कंप्लीट हो चुका था और बड़कोट की साइड से 1,600 मीटर कंप्लीट हो चुका था और यह हादसा हुआ था सिलकियारा की एंट्रेंस से करीब 270 मीटर दूर। इस सुरंग के ढहने के बाद जो मलबा था वो करीब 60 मीटर लंबा था, लेकिन क्योंकि अंदर की 2000 मीटर की कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी थी तो जो फंसे हुए मजदूर थे उनके पास घूमने फिरने के लिए ये 2000 मीटर की स्पेस थी। थैंकफुली ऐसा नहीं था कि ये बहुत ही छोटी सी जगह में फंसे हुए हैं। जिस जगह पर ये फंसे थे उस इनक्लोजर की हाइट भी करीब 8.5 मीटर थी। अब आमतौर पर ऐसे हादसों को एक्ट ऑफ गॉड बुलाया जाता है, यानी कि ये नेचुरल डिजास्टर है। लेकिन ये डिजास्टर कितना नेचुरल है सही मायनों में और कितना मैन मेड है। सरकार की प्रेस रिलीज के अकॉर्डिंग ये वर्कर्स रीप्रोफाइलिंग वर्क कर रहे थे। रीप्रोफाइलिंग का मतलब है टनल को एडजस्ट करना। मेरा नाम जसवंत सिंह गिल है। आप ही की तरह एक बरकट्टा हूँ। सबको एक दूसरे की मदद करनी होगी ताकि हौसला कमजोर ना पड़े। हम साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे, जीतेंगे सारे दावे सारे वादे, जीतेंगे जीतेंगे दिल की ये मजबूत इरादे, जीतेंगे साथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। जब जान गए हैं कि बचना मुश्किल है तो ऐसे ही जान दे दे बिना लड़े। तुम और मैं अगर हम हो जाए तो ही बस हम जीतेंगे, वरना जीते भी तो अंदर अंदर बस हम जीतेंगे। तो हाथ छोड़ना मत, जज्बात तोड़ना मत, हम तूफानों में बनके औलाद चले तो जीतेंगे, हाथ चले तो जीतेंगे, हाथ में हाथ चले तो जीतेंगे। ऑपरेशन जिंदगी की शुरुआत करी जाती है। उत्तराखंड सरकार एक 5 ऑप्शन प्लान बनाती है इन वर्कर्स को रेस्क्यू करने के लिए, जिन्हें 5 अलग अलग एजेंसीज के द्वारा कैरी आउट किया जाना था। ये एजेंसीज थी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन ONGC, सतलुज जल विद्युत निगम SJVNL, रेल विकास निगम लिमिटेड RVNL, नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड NHIDCL और टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन THDCL। इसके अलावा बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन BRO और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF भी साइडलाइन पर वेट कर रही थी और असिस्ट कर रही थी जब भी उनकी मदद की जरूरत हो।
रेस्क्यू ऑपरेशन की सबसे पहली स्टेप थी कि फंसे हुए लोगों तक ऑक्सीजन की सप्लाई पहुंचाना ताकि वो चैन से सांस ले सके। ये किया गया एक कंप्रेस्ड एयर पाइप के थ्रू जो पत्थरों के बीच से फंसाकर पहुंचाई गई उनकी तरफ। इसके साथ साथ एक और 4 इंच की पाइप मलबे के थ्रू घुसाई गई जिसके थ्रू स्नैक्स और ड्राई फ्रूट्स डिलीवर किए गए। ये सब पहले दिन यानी 12 नवंबर को ही किया जा चुका था। ऊपर से टनल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई थी तो ऐसा नहीं था कि जो फंसे हुए लोग थे वो अंधेरे में जी रहे थे, थोड़ी बहुत रोशनी वहां पर मौजूद थी। अगले दिन एक रेस्क्यू का प्लान बनाया गया कि हॉरिजॉन्टली एक गड्ढा हम ड्रिल करेंगे, उसके थ्रू हम एक पाइप फिट करेंगे और वो पाइप इतनी बड़ी होगी कि लोग उसके थ्रू से क्रॉल करके बाहर तक निकल कर आ जाए। प्लान ये था कि ड्रिलिंग हॉरिजॉन्टली करी जाएगी और एक ऑगर मशीन का इस्तेमाल किया जाएगा। यह मशीन कुछ ऐसी दिखती है। पहले दिन से उस पहली पाइप के थ्रू वर्कर्स के थ्रू बात कर पाना भी पॉसिबल था, तो कॉन्स्टेंटली पाइप के थ्रू लोग उनसे बात करके उनका हौसला बढ़ा रहे थे। टीएचडीसी टनल की दूसरी साइड से काम कर रहा था माइक्रो टनलिंग के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करके, और एसजेवीएन और ओएनजीसी वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी कर रहे थे अगर जरूरत पड़े तो। 14 नवंबर को हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की शुरुआत होती है, लेकिन जिस मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा था वो काफी धीरे काम कर रही थी और ड्रिलिंग के दौरान और पत्थर और मिट्टी ऊपर से नीचे गिरे जा रही थी जिसकी वजह से मलबे की ये दीवार और लंबी होती जा रही थी। तो 15 नवंबर को एक दूसरी मशीन लाने का डिसीजन लिया जाता। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरी जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाल तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। इन गर्दिशों के बादलों पे चढ़ के वक्त का गिरबा पकड़ के पूछना है जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चलता है तू, लोहे का चलता है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, रे बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह, बंदिया हर मैदान फतेह। मशीन दिल्ली से मिलिट्री हवाई जहाज के थ्रू लाई जाती है 3 अलग अलग हिस्सों में और इसे असेंबल करना पड़ता है। इसमें एक दिन का समय लग जाता है। तो 16 नवंबर को ये मशीन तैयार होती है डिगिंग करने के लिए। यह मशीन इतनी ताकतवर थी कि ये 5 मीटर डेब्री 1 घंटे में खोद सकती थी। एक दिन तक तो चीजें अच्छी चली, लेकिन अगले दिन इस ऑपरेशन को पॉज करना पड़ता है। टनल से एक क्रैकिंग की आवाज सुनाई देती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर हम ड्रिलिंग करते रहे तो टनल और नीचे ढह जाएगी। फिर एक दिन का समय लिया जाता है ठीक से चीजें जांचने के लिए। अब तक 5 दिन बीत चुके थे और कोई विजिबल प्रोग्रेस नहीं देखने को मिला था।
वर्टिकल ड्रिलिंग को लेकर प्लान ये था कि ऊपर से 90 से 105 मीटर के बीच गड्ढा खोदा जाएगा। यहाँ बीआरओ की मदद ली गई टेम्पररी सड़कें बनाने के लिए, ताकि ऊपर तक ड्रिलिंग मशीन्स को ले जाया जा सके। ये काम अब साथ साथ चल रहा था। वर्टिकल ड्रिलिंग की प्रेपरेशंस करी जा रही थी, नीचे से हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी करी जा रही थी एज यूजुअल। 20 नवंबर एक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जब आर्नोल्ड डिक्स, एक टनलिंग एक्सपर्ट और इंटरनेशनल टनलिंग एंड अंडरग्राउंड स्पेस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट इस रेस्क्यू ऑपरेशन को ज्वाइन करते हैं, वो अपने एक्सपीरियंस से सजेशंस देते हैं कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या किया जाना चाहिए। उसी दिन शाम को रेस्क्यूअर्स एक 6 इंच डायमीटर की पाइप मलबे के थ्रू घुसाने में सक्सेसफुल रहते हैं। इसकी मदद से कई चीजें और पॉसिबल हो जाती हैं। क्योंकि ये पाइप ज्यादा बड़ी थी, इसका मतलब अब प्रॉपर खाना दिया जा सकता था अंदर फंसे हुए लोगों को। इस दिन मजदूरों को अपनी पहली गर्म मील मिलती है, जो कि गर्मा गर्म खिचड़ी होती है। एक वीडियो भी फिल्म किया जाता है मजदूरों का एक एंडोस्कोपिक कैमरे का इस्तेमाल करके। अब सिर्फ खाना नहीं बल्कि दवाइयां, मोबाइल फोन्स, चार्जर्स और वॉकी टॉकीज सब इस पाइप के थ्रू भेजे जा रहे थे उन्हें। वॉकी टॉकीज के थ्रू वर्कर्स से अब डायरेक्टली बात करी जा सकती थी। इसी दिन डिसाइड किया जाता है कि 2 और टनल्स खोदी जाएंगी ताकि एडिशनल एस्केप रूट्स बनाए जा सके। और अगले दिन 21 नवंबर को 4 900 मिलीमीटर की पाइप्स ऑलरेडी इस मलबे के थ्रू घुसाई जा चुकी थी। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाब होने से अभी भी बहुत दूर था। ये अलग अलग पाइप्स बीच में एक्चुअली इंटरफेयर करने लगी ड्रिलिंग के काम के। 22 नवंबर को इसकी वजह से थोड़ा सा डिले देखने को मिला। 23 नवंबर को एक और सेटबैक होता है। जिस प्लेटफॉर्म पर ड्रिलिंग मशीन रखी गई थी वो कमजोर बन गया था, तो पूरी रात लग जाती है उस स्ट्रक्चर को रिपेयर करने में। 24 नवंबर को वापस से ड्रिलिंग मशीन को रीअसेंबल करना पड़ता है। एक के बाद एक चीज बिगड़ती जा रही थी। एक चीज ठीक होती तो अगले दिन दूसरी कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। 25 नवंबर को एक बहुत बड़ा सेटबैक देखने को मिलता है। ये ऑगर मशीन पूरी तरीके से टूट जाती है और टनल के अंदर खुद ही फंस जाती है। आर्नोल्ड डिक्स रिपोर्टर्स को बताते हैं कि मशीन ऑलरेडी 3 बार टूट चुकी थी रेस्क्यू ऑपरेशंस के दौरान और अब तो पूरी तरीके से खत्म थी। 26 नवंबर को अथॉरिटीज कहते हैं दोबारा से कि वर्टिकल ड्रिलिंग ट्राई करी जाएगी। वर्टिकल ड्रिलिंग में 26 नवंबर तक करीब 20 मीटर ड्रिल किया जा चुका था, लेकिन मेन फोकस अभी भी हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग पर ही था, क्योंकि सिर्फ 12 मीटर और ड्रिल करना बचा था। 27 नवंबर को डिसाइड किया जाता है कि मशीन तो गई, लेकिन अब मैनुअली इसे हाथों से ड्रिल करते हैं। मेरी ज़मीं अफसोस नहीं जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे तेरी आन सदा, चाहे जान मेरी ये रहे न रहे। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका न पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी नदियों में बह जावा, तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। रैट होल माइनर्स का इस्तेमाल करके। रैट होल माइनिंग एक बहुत ही खतरनाक तरीका है कोल एक्सट्रैक्शन का। पुराने जमानों में इस्तेमाल किया जाता था। इसमें लिटरली वर्टिकल गड्ढे बनाए जाते थे हाथों के थ्रू, और ये इतने ही बड़े होते थे कि एक आदमी फंसकर बाहर निकल सके इनसे। 12 रैट होल माइनिंग एक्सपर्ट्स बड़ी मेहनत से काम करते हैं और 28 नवंबर की शाम तक खबर आ जाती है कि सिर्फ 2 मीटर और खोदना बचा है। इस वक्त खुशखबरी ज्यादा दूर नहीं थी और फाइनली रात को करीब 8 बजे पहले वर्कर को स्ट्रेचर के द्वारा निकाला जाता है और एक एक करके सब के सब 41 मजदूरों को रेस्क्यू कर लिया जाता है इस टनल से। मुन्ना कुरैशी 12 में से एक रैट होल माइनिंग एक्सपर्ट थे। इनका कहना था कि ये मूवमेंट काफी इमोशनल थी। ये वो इंसान थे जिन्होंने आखिरी पत्थर हटाया और आखिरी पत्थर हटाने के बाद ये उन्हें देख सकते थे। 29 नवंबर को बचाए गए 41 श्रमिकों को आगे से मूल्यांकन के लिए भारतीय वायुसेना CH-47 चिनूक हेलीकॉप्टर पर सवार होकर एम्स ऋषिकेश ले जाया गया। चिकित्सक परीक्षण के बाद उनमें से 40 श्रमिकों को फिट घोषित कर दिया गया।
और 1 दिसंबर तक उन्हें घर लौटने की मंजूरी दी गई। Well done, man of well done.